एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें मुख्तलिफ कोफैक्टर्स मालूम करने हैं। जैसे कि यहाँ पे तो हमें यहाँ पे जो कोफैक्टर मालूम करने हैं, जैसे कि A11 है या A23 है, हम इन दो को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जब मैं कोफैक्टर A11 मालूम करूँगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। तो 11 पोजीशन पर ये है, तो -1 पावर 1 + 1। अब मेरे पास इसका रो और इसका कॉलम छोड़ के जो वैल्यू बनती है, यानी कि A11 पोजीशन पर ये है, तो इसका मैं अगर रो छोड़ दूँ और इसका अगर मैं कॉलम छोड़ दूँ तो मेरे पास जो बचेगा 2 0 0 -2। तो इसको सॉल्व करने की सूरत में मेरे पास आता है -1 पावर 2। चूँकि पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हमारे पास बाकी माइनर बचे उसको सॉल्व करने की सूरत में 2 × -2 -0 × 0, और इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में आते हैं -4 -0। तो आंसर हो गया -4। इसी तरीके से अगर मुझे मालूम करना है A23, तो मैं लिखूँगा -1 पावर 2 + 3, और 2 3 पोजीशन पर सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे मेरे पास ये वाला एलिमेंट है। इसके रो और कॉलम को अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास जो बचते हैं वो बचता है 1 3 और 2 0। सिंप्लीफाई करने की सूरत में -1 पावर 2 + 3 5, नेगेटिव साइन रहेगा। और इस डिटरमिनेंट को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो 1 × 0 0 -2 × 3 6, तो +6। तो इस तरीके से हमारे पास A23 की वैल्यू 6 आती है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास विदाउट वैल्यूएटिंग स्टेट द रीज़न। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ रहा है। उसका रीज़न जो है वो ये है कि थर्ड कॉलम जो है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो ए डिटरमिनेंट = 0। रीज़न क्या हो गया कि कॉलम 3 जो है वो हमारे पास उसके सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसको 0 के इक्वल हमने प्रूफ करना है। डिटरमिनेंट में जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं, सारे एलिमेंट से हम कॉमन नहीं लेते। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम नंबर 3 है, इसमें से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और ये जो हमारे पास दूसरा कॉलम है इसको अगर हम गौर करें तो इसमें भी मैं 2 या 4 जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं कॉलम 2 में से -2 कॉमन लूँ तो पहला कॉलम तो एज इट इज़, दूसरा कॉलम -2 कॉमन लेने की सूरत में ये 2 हो गया, 4 जो है वो -1 हो गया, और -12 जो है ये 3 हो गया, जिससे ये हमारे थर्ड कॉलम के आइडेंटिकल हो गया। सो टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम रो 2। अब चूँकि हमारे रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल हो गए हैं तो हम इस वैल्यू को 0 के इस डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। क्योंकि रो 2 और रो 3 आपस में इक्वल हो गए हैं। तो इससे -1 × 0 से हमारा आंसर 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दोनों डिटरमिनेंट को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। असल में हमारे पास डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी है कि ए डिटरमिनेंट जो है वो ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट के बराबर होता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें 1 3 2 और 3 -1 1 -2 1 4, तो ट्रांसपोज लेने की सूरत में हमारे पास ये 1 3 -2, और पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो 3 -1 1 और 2 1 4 है। ये हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये बाय टेकिंग ट्रांसपोज, तो इससे हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया।
इसके फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट है उसमें से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ, इनफैक्ट -3 को कॉमन ले लूँ और कॉलम 3 में से, तो पहले दो कॉलम एज इट इज़ 3, 1 और 2 एज इट इज़, 2, 1 और 4 भी एज इट इज़, 0, 0 रहेगा, -3 से 1 बन जाएगा और -6 से 2 बन जाएगा। तो ये टेकिंग -3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो चूँकि डिटरमिनेंट हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, तो उस सूरत में हमने कॉलम 3 से -3 कॉमन लिया, जिससे हमारा जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो डिटरमिनेंट है, अगर ये इसमें जो रो 2 और रो 3 है, मैं इनको अगर आपस में इंटरचेंज कर दूं तो मुझे बाहर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो रो 1 एज इट इज़ 1, 0, -1, रो 3 को मैं रो 2 की पोजीशन पे यानी कि 1, -1 और 0, और रो 2 को रो 3 की पोजीशन पे यानी कि 3, 2 और 1। तो ये बाय इंटरचेंजिंग रो 2 विद रो 3। तो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है कि जब भी आप कोई से दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव साइन लिखते हैं, जिससे हमारे पास राइट हैंड साइड का डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट जो है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट ले लूँ और 2, 0, 1 फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो में मैं थर्ड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ और फिर उनको रो 2 में ऐड कर देता हूँ। तो 3 + 2, 1, 3 + 2, 1 + 4 और 2 + 4। तो 1 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 में ऐड कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 में ऐड कर दिया, इस 2 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस 2 में ऐड कर दिया, और जो हमारी रो 3 है वो एज इट इज़, तो 1, 2, 2। इससे हमारे पास, और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से है कि आप कोई सी दो रोज को आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या पहले आप किसी एक रो के एलिमेंट को किसी एक खास एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको दूसरे में ऐड कर सकते हैं। सो 2, 0, 1 एज इट इज़, 3 + 2 हमारे पास 5 और 1 + 4 भी 5, 2 + 4 हमारे पास 6, और रो 3 जो है वो 1, 2, 2 ये एज इट इज़, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक 3x3 मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज और उसका दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है। तो हम अगर ए ले लें, फर्ज करें A, B, C, D, E, F, G, H, I, तो इसका डिटरमिनेंट लेने की सूरत में मेरे पास ये डिटरमिनेंट आएगा, यहाँ से एक, अगर मैं फर्स्ट रो से इसकी एक्सपेंशन शुरू करता हूँ तो A, E, I -HF, फिर उसके बाद -B, और इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो DI -GF, और फिर मेरे पास C, तो C का रो कॉलम छोड़ के DH और -GE। इस तरीके से अब जो, अगर मैं A ट्रांसपोज ले लूँ तो ट्रांसपोज लेने की सूरत में मेरे पास आएगा, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ A, B, C, सेकंड रो को सेकंड कॉलम D, F, थर्ड रो को थर्ड कॉलम G, H, I। तो इसका जो अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो एक्सपेंडिंग बाय द फर्स्ट रो A, E, I -FH और -D, BI, इसका रो कॉलम छोड़ दिया BI इंटू -CH और +G, तो BF -CE। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इस वैल्यू के इक्वल बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि अगर मैं इसकी एक्सपेंशन विद द फर्स्ट कॉलम करूं, बजाय इसके कि मैं इसको बाय फर्स्ट रो करूं, तो A अगर फर्स्ट कॉलम के जरिए से करूं तो EI -FH
माइनस पी, इसका रो कॉलम छोड़ दूं तो डी आई माइनस एफ जी, और फिर सी, तो सी का रो कॉलम छोड़ दूं तो डी एच माइनस ई जी। तो हम देख सकते हैं कि ये आंसर और ये वाला आंसर दोनों हमारे पास सेम है, और ये हमको प्रूव करना था। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वैल्यूएट। तो वैल्यूएशन जो है वो किसी भी रो या किसी कॉलम से की जा सकती है। फर्स्ट रो से अगर हम इसको वैल्यूएट करें, इसको एक्सपेंड करें, तो उसके एलिमेंट्स को हमें बाय लिखना है। इसका रो कॉलम छोड़ के हमारे पास जो माइनर बनेगा वो बनेगा 2 1 1 1, सो 2 1 1 1। इसके बाद फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है 1, उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे। इसका रो कॉलम छोड़ के हमारे पास जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो है -1 1 2 एंड 1, सो -1 1 2 एंड 1। उसके बाद फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है 3, उसको हम लिखेंगे। इसका रो और कॉलम छोड़ने से जो 4 एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं वो है -1 2 2 1, सो -1 2 2 1। अब ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको हम अपने मैट्रिक वाले मेथड से आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 × 1 2, 1 × 1 1, साइन चेंज कर देंगे। इस तरीके से -1 × 1 -1, 2 × 1 2, उसका भी साइन चेंज कर देंगे। -1 × 1 -1, 2 2 ज़ार 4, 4 का साइन चेंज कर देंगे। सिंप्लीफाई करने से ये 0 मल्टीप्लाई होने से ख़त्म हो जाएगा। -1 और -2 -3, -3 × -1 +3, ये जो है वो 0, और -1 और -4 -5, -5 × 3 -15, जिससे हमारा आंसर आ गया -12। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। लेफ्ट साइड में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ए बी सी एल एम एन एंड एक्स वाई जेड और जी, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ए बी सी सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो ये बाय टेकिंग ट्रांसपोज। और हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है कि ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें अगर हम राइट हैंड साइड को पहले ले लें, जिसमें ए बी सी 1 2 3 और 4 5 6 हैं, तो लेफ्ट साइड लाने की खातिर फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज़, सेकंड रो में हम रो 1 के एलिमेंट को माइनस करते हैं, लेकिन पहले उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रो 1 के एलिमेंट ए बी सी को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और रो 2 से माइनस कर दिया। ए के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3a, तो 1 - 3a। इस तरीके से 2 में से 3b को माइनस करेंगे और 3 में से 3c को माइनस करेंगे, और जो थर्ड रो है 4 5 6 वो एज इट इज़ रहेगी। तो रो 1 के एलिमेंट्स को हमने पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर रो 2 से माइनस कर दिया, जिससे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट आ गया। सो दिस इज बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसमें अगर हम जो हमारा डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ए बी सी और b + c + a और a + b, अगर हम यूं करें कि रो 3 के अंदर रो 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो पहली दो रोज जो हैं वो एज इट इज़ 1 1 1 ए बी सी, और a जब b + c के साथ ऐड होगा तो a + b + c, ये b c + a के साथ ऐड होगा तो ये भी a + b + c, और ये c जब a + b के साथ ऐड होगा तो ये भी a + b + c। अब हमारे पास थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स a + b + c बन चुके हैं।
तो हम a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने की सूरत में पहली दो रोज एज इट इज़ और जो हमारी थर्ड रो है वो 1 1 1 बन जाएगी, क्योंकि हम डिटरमिनेंट की सूरत में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास दो रोज आइडेंटिकल हो गई, रो 1 और रो 3, जिसकी मदद से ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। सो a प्लस बी प्लस सी इंटू 0। और इसका हम रीज़न देंगे कि रो 1 और रो 3 चूँकि आइडेंटिकल हैं, लिहाजा हम इस डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो जब ये वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो फाइनल आंसर 0 हो गया, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। दो डिटरमिनेंट हमको गिवन है जिनको इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँ तो बी सी सी ए बी ए स्क्वायर ए बी और सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ एक्सक्यूज मी, और ए बी सी के साथ डिवाइड भी करता हूँ। तो बी सी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जो है नीचे वाले ए बी सी को छोड़ के यहाँ पे पहले ए को मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये ए जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ए बी सी बन गया, ए स्क्वायर बन गया और ए स्क्वायर जो ए क्यूब बन गया। इस तरीके से बी को मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए बी सी बन गया, ये बी स्क्वायर और ये इसी तरीके से सी को जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए बी सी सी इंटू सी सी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब। अब हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी सी बन चुके हैं, उनको मैं कॉमन ले सकता हूँ, जिससे हमारी जो फर्स्ट रो है वो 1 1 1 हो गई। ये सेकंड रो एज इट इज़ बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड रो भी एज इट इज़ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इस ए बी सी को इस ए बी सी के साथ कैंसिल किया जा सकता है और ये हमने क्या किया, बाय टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम रो 1। इससे हमारा जो राइट हैंड साइड का डिटरमिनेंट है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वो आ गया। तो यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, प्रूफ करना है हमको कि ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिटरमिनेंट है उसमें a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो a माइनस ए को काट देगा, b माइनस बी को काट देगा, c माइनस सी को काट देगा। इस तरीके से b माइनस सी और c माइनस ए ये दोनों भी अगर मैं a माइनस बी में ऐड कर दूं तो ये भी सब एक दूसरे को काट देंगे। इस तरीके से c माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए ये तीनों भी मिलके एक दूसरे को 0 कर देंगे। लिहाजा मैं अगर फर्स्ट रो में ये सारे ऐड कर दूं तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो सेकंड रो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इसलिए थर्ड रो भी c माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए। तो ये कैसे आया, रो 1 के अंदर हमने रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब जब हमारे पास कोई एक रो या कोई एक कॉलम कम्प्लीटली 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट 0 बन जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये इसका थर्ड कॉलम। इसमें अगर हम पहले रो में से
दूसरी रो को माइनस कर लें तो 0, यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी यहाँ से आ जाएगा। फिर b माइनस सी है तो सेकंड रो से थर्ड रो को अगर माइनस कर लें तो ये 0, ये b माइनस सी और ये b क्यूब माइनस सी क्यूब, और थर्ड रो को हम एज इट इज़ रखते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं लाते। तो R2 में से हमने R3 को माइनस किया और R1 में से R2 को माइनस किया। अब हमारे पास अगर हम एक्सपेंशन करें बाय द फर्स्ट कॉलम, तो ये दो एलिमेंट जो है ये 0, आखिरी एलिमेंट हमारे पास 1, इसको छोड़ के, इसका रो कॉलम छोड़ के हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब और b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब। पहले दो एलिमेंट 0 हैं, उनके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर बनते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरीके से b माइनस सी एज इट इज़, और b क्यूब माइनस सी क्यूब के फैक्टर बनते हैं b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो पहले रो में से a माइनस बी कॉमन हो गया और सेकंड रो में से b माइनस सी कॉमन हो गया। तो अब हमारे पास डिटरमिनेंट में यहाँ पे 1 1 रह जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और अब अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो इन दोनों एलिमेंट्स को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के साथ, और इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कट गया, ए माइनस बी बी माइनस सी बी, यूँ करते हैं कि जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके हम फैक्टर बना देते हैं, सी प्लस ए सी माइनस ए, और यहाँ पे जो बी सी माइनस ए बी है, इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें बी, तो ब्रैकेट के अंदर सी माइनस ए रह जाएगा। अब ये सी माइनस ए दोनों में कॉमन है, तो ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए कॉमन हो गया, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह गया सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे सी प्लस ए रह गया, यहाँ पे बी रह गया, तो ये वही वैल्यू है जो कि राइट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू है। सिर्फ ए बी और सी का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन प्लस में हम ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं ये करता हूँ कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर देता हूँ 0, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और थर्ड रो को एज इट इज़, तो R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। इससे हमारे पास जो अगर मैं एक्सपेंशन करूं बाय द थर्ड फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 0 ये दो एलिमेंट्स जो हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं, 1 को हम बाहर लिख लें, और अब इसका रो कॉलम छोड़ दें तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं इस तरीके से, b माइनस सी एज इट इज़, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के हम फैक्टर बना सकते हैं b प्लस सी बी माइनस सी। इन दोनों वैल्यूज़ में से हम a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, और सेकंड रो में हम b माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे भी 1 बच गया, और यहाँ पे भी b प्लस सी। अब a माइनस बी बी माइनस सी, और इसके अगर हम एक्सपेंशन करें
तो 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी विच विल बिकम माइनस ए माइनस बी। तो प्लस बी और माइनस बी को कैंसिल कर देंगे, सो ए माइनस बी, बी माइनस सी और यहाँ पे सी माइनस ए विच इज़ ओवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास डिटर्मिनेंट है जो कि है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो मैं अगर फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लूँ, सेकंड रो में से बी कॉमन ले लूँ और थर्ड रो में से सी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे सी रह गया, यहाँ पे ए। अब सेकंड रो से मैंने बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी और यहाँ पे जो है वो सी रह गया। और इसी तरीके से जब मैं कॉमन लेता हूँ ये प्लस ए बी है तो ये प्लस बी, और थर्ड रो में से जब मैं सी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे माइनस सी। तो ये टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3। अब ये जो हमने ए बी सी कॉमन लिए इनको यहीं पे लिखते हैं और एक्सक्यूज मी, मैं रो 1 और रो 2 को आपस में ऐड कर देता हूँ। तो ए और माइनस ए 0, बी और माइनस बी 0 और सी आपस में मिलकर 2c। लेकिन जो सेकंड रो है ए माइनस बी एंड सी और जो थर्ड रो है ए बी माइनस सी उसको एज इट इज़। सो रो 1 प्लस रो 2। इससे हमारे पास एक्सपेंशन से जो हमारे पास फर्स्ट रो से किससे अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो 0 माइनस 0, इनके आगे जो डिटरमिनेंट होंगे उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। 2c के साथ जो हमारे पास माइनर आएगा वो है a माइनस बी ए एंड बी। तो एक्सपेंड करने की सूरत में ये बनेगा ए बी सी और यहाँ पे 2c को जब मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो ये बनेगा ए बी और माइनस ए बी। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ए बी और माइनस ए बी को हम प्लस ए बी कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करके ये आता है ए बी सी और ये ब्रैकेट के अंदर बना 2c और ए बी प्लस ए बी हमारे पास जो है वो 2ab। अब अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 and 2 is 4। हमारे पास 2a हैं तो a स्क्वायर, 2b हैं तो b स्क्वायर और 2c हैं सो c स्क्वायर विच इज़ ओवर राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 6 का हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। डिटरमिनेंट को हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो डिटरमिनेंट है उसको मैं ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ तो एक तरीके से मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करने की हमेशा इजाज़त होती है। तो बी सी सी ए बी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी। तो अब जो ए बी सी डिनोमिनेटर में ये एज इट इज़ और न्यूमरेटर का जो ए बी सी है मैं उसको कॉलम 3 के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बी सी सी ए बी एज इट इज़, बी सी सी ए बी एज इट इज़, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी एज इट इज़। अब ये ए बी सी जब 1 बाई ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बी सी आएगा। ये ए बी सी 1 बाई बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सी आएगा। ये ए बी सी 1 बाई सी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए बी आएगा। और ऐसा ये हमने क्या किया कि ए बी सी को हमने मल्टीप्लाई किया कॉलम 3 के एलिमेंट्स के साथ। अब अगर हम देखें तो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 ये आइडेंटिकल हो गए और हमें पता है कि डिटरमिनेंट में जब 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो वो 0 हो जाता है। तो इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे इसके C1 एंड C3 दे आर आइडेंटिकल। तो
तो 1/ABC जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है 3860, 3862, 3861, 363। तो हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर हम यूँ करें कि 3860 और 3862 पहले कॉलम को एज इट इज़ और दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को माइनस कर दें, तो ये बनेगा 3861 माइनस 3860। यहाँ पे भी 3863 माइनस 3862। तो कॉलम 2 में से हमने कॉलम 1 को माइनस किया। इससे 3860 एज इट इज़, 3862 भी एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे अब 3861 में से 3860 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 3863 में से 3862 माइनस करेंगे ये भी 1 आ जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन हमारे पास आसान है। अगर हम इसको अपने मैट्रिक वाले मेथड से एक्सपेंड करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3860 इंटू 1 3860 और 3862 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3862। तो 3860 माइनस 3862 का आंसर आ गया -2। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इस डिटरमिनेंट की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर मैं रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दूं तो 87 माइनस 84 3, 88 माइनस 85 3, 89 माइनस 86 3। इस तरीके से रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूं तो 84 माइनस 81 3, 85 में से 2 को माइनस करें, यहाँ पे भी 3, 86 माइनस 83 ये भी 3। तो ये हमने क्या किया, R2 में से R1 को माइनस किया और R3 में से R2 को माइनस किया। और रो 1 को मैं एज इट इज़ 81, 82 और 83 लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्योंकि दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो गई हैं, ये रो और ये वाली रो, तो जब दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो इसका हम रीज़न क्या देंगे कि रो 2 इज इक्वल टू रो 3। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड की इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट ले लूँ और कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दूँ तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस तरीके से ये वाला एलिमेंट भी 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये थर्ड एलिमेंट भी 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और बाकी जो दो कॉलम्स हैं y 1 प्लस वाई और y, यहाँ पे z और 1 प्लस जेड, इसको मैं ऐसे इट इज़ लिखता हूँ। तो ये मैंने कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दिया। ऐसा करने से कॉलम 1 के सारे एलिमेंट सेम हो गए, उनको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेने से 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1 y 1 प्लस वाई एंड y, z और 1 प्लस जेड। तो अब हम इस डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन करने की खातिर, और ये हमारा जो स्टेप था ये हुआ टेकिंग 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। चूँकि डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया। अब 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, और 1 वाई और जेड।
मैं सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। 1 + y - y 1 हो गया, z - z 0। इस तरीके से थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर देता हूँ तो 1 और y - y 0 एंड 1 + z - z यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। अब हमारे पास ये जो स्टेप हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो गई कि R2 - R1 एंड R3 - R1। अब हमारे पास 1 + x + y + z बाहर बच गया और इस डिटरमिनेंट की अगर मैं बाय फर्स्ट कॉलम एक्सपेंशन करूं तो 1 यहाँ पे 1 - 1 1 - 0 और ये चूँकि दोनों एलिमेंट 0 हैं तो इनके आगे जो डिटरमिनेंट है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इस डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू बचती है बाहर 1 + x + y + z, जो कि इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही वैल्यू ही रहेगी। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड की वैल्यू है। इस डिटरमिनेंट को राइट साइड के इक्वल प्रूव करने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में मैं अगर x + p + q अपने टारगेट को देखते हुए फर्स्ट कॉलम के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दूं तो ये बनेगा x + p + q। इस तरीके से जो ये वाला एलिमेंट है ये भी बन जाएगा x + p + q और ये भी x + p + q। तो हमारा फर्स्ट कॉलम जब x + p + q बन गया, सेकंड कॉलम एज इट इज़ px q और यहाँ पे जो है qx। तो ये हमने कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया। अब हमारे पास x + p + q कॉमन लिया जा सकता है फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम अब 1 1 1 बन जाएगा, ये px q और ये qq x। तो टेकिंग x + p + q कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब हम यूँ करते हैं कि x + p + q एज इट इज़ और रो 1 को रो 2 और रो 3 से माइनस कर देते हैं। तो 1 + p + q एज इट इज़ 1 - 1 0, ये बनेगा x - p, ये बनेगा q - q 0 और रो 3 में से रो 1 को माइनस करूं तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा q - p और यहाँ पे x - q। तब हमारे पास ये c रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1। तो अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 0 0 हो गए हैं। तो फर्स्ट कॉलम से अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूं तो ये बनेगा x + p + q और फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन की सूरत में ये वाला एलिमेंट 1 बाहर, इसका रो और कॉलम को छोड़ दें तो हमारे पास xp 0 xq - p और x - q बचता है। तो अगर मैं इसको लिख लूँ x - p 0 q - p एंड x - q और अब हमारे पास जो बाकी दो ज़ीरोज़ हैं तो इनके आगे जो कुछ आएगा उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने ख़त्म हो जाना है, 0 हो जाना है। सो x + p + q। अब यहाँ पे जो ये माइनर है इसकी भी अगर मैं एक्सपेंशन करूँ तो x - p x - q क्रॉस मल्टीप्लाई और q - p 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास x + p + q इंटू x - p एंड x - q बच गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 में
अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँ तो वो है मेरे पास 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। राइट साइड तक पहुँचने के लिए अगर मैं यूँ करूँ कि रो 1 को रो 2 और रो 3 से माइनस करूँ तो रो 1 जो है वो एज इट इज़ रहेगी और 1 में से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो 1 और -1 कट जाएंगे, मेरे पास बाकी रह जाएगा माइनस ए। इस तरीके से इस 1 में से 1 प्लस ए को माइनस करूँगा तो 1 और -1 कट जाएंगे और माइनस ए रह जाएगा। 1 प्लस बी में से 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पे बी रह जाएगा। 1 में से 1 माइनस करूँगा तो 0 रह जाएगा। इस 1 में से इस 1 को माइनस करूँगा तो 0 और 1 प्लस सी में से 1 को माइनस करूँगा तो सी रह जाएगा। तो ये मैंने रो 2 में से रो 1 को माइनस किया और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दिया। अब अगर मैं इसकी एक्सपेंशन कर दूं तो 1 प्लस ए बाहर और यहाँ पे जो हमारे पास इसको रो कॉलम छोड़ के जो माइनर बचता है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बी इंटू सी बी सी -0 और यहाँ पे अब सेकंड एलिमेंट -1 और माइनस ए इंटू सी से माइनस ए सी। इसका रो कॉलम छोड़ दूँ तो -a0 एंड -ac बचता है तो -a इंटू सी -ac -0 और यहाँ पे अगर 1 लिखूँ जो कि थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का तो इसका रो कॉलम छोड़ के -a इंटू 0 0 एंड -a इंटू बी -ab जो कि +a भी बन जाएगा साइन के चेंज से। अब 1 को अगर मैं bc को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा bc प्लस ABC और यहाँ पे बनेगा माइनस माइनस प्लस AC और यहाँ पे प्लस 1 इंटू AB। अब मेरे पास ये जो 3 एलिमेंट्स हैं अगर मैं इनको तरतीब से लिख लूँ, देखिए पहले मैं अगर ABC लिख लूँ उसके बाद मैं AB लिख लेता हूँ, फिर BC और फिर ये AC या CA आखिर में, तो इनसे मैं ABC कॉमन ले लेता हूँ और ABC कॉमन लेने का जो मकसद है वो यहाँ पे अपने आंसर को देखते हुए क्योंकि ABC बाहर लिखा हुआ तो ABC कॉमन लेने की सूरत में ये ABC जो ये 1 बन जाएगा। इस AB के नीचे मुझे ABC लिखना पड़ेगा क्योंकि ABC हमने कॉमन लिया हुआ है। इसी तरीके से इस BC के नीचे भी मुझे ABC लिखना पड़ेगा और इस CA के नीचे भी मुझे ABC लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने ABC इन सारी टर्म्स में से कॉमन लिया है। तो अब बाहर हमारे पास ABC रह गया, यहाँ पे 1 AB को काट देगा 1/c, यहाँ पे BC को काट देगा तो 1/b और यहाँ पे AC को काट देगा तो यहाँ पे मेरे पास 1/c बचा, यहाँ पे B और C काट दिया तो यहाँ पे 1/a बचा और AC को काट देगा तो यहाँ पे 1/b बचेगा। तो अब इसको भी अगर मैं ज़रा ऑर्डर में लिख लूँ तो ABC पहले, उसके बाद 1 तो 1/a को पहले लिख लेते हैं, 1/b को बाद में और आखिर में 1/c जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आइडेंटिफाई सिंगुलर और नॉट। तो ये मैट्रिक्स को हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो अगर मैं इसको A सपोज कर लूँ तो A डिटर्मिनेंट का जो मेथड है फर्स्ट रो से हम एक्सपेंशन करते हैं, 7 बाहर लिखेंगे, इसका रो कॉलम छोड़ के जो माइनर बचता है उसको हम मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -2 हम साइन चेंज करके +2 लिख देंगे। फिर ये 1 जो है इसका साइन चेंज करके बाहर लिखा। अब इसका रो कॉलम छोड़ के जो बचेगा 6 -2 5 एंड 1 तो 6 इंटू 1 6, 5 इंटू -2 -10 का साइन चेंज करके +10 और फिर उसके बाद 3 तो हम इसका साइन चेंज नहीं करते तो सिर्फ मिडिल वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं तो 3। अब इसका रो कॉलम छोड़ के 6 2 5 1 बचेगा तो 6 इंटू 1 6 एंड 5 इंटू 2 10। तो सिंप्लीफाई करने से मेरे पास ये बनेगा 2 + 2 4, 7 × 4 is 28 और 6 + 10 16 सो -16
एंड 6 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, तो 28 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 0। हेंस ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जो मैट्रिक्स हमको गिवन अगर हम उसको एक के इक्वल सपोज कर लें इज सिंगुलर। अगर ये 0 के बराबर ना आता तो ये नॉन सिंगुलर होता। नंबर 12 है हमारे पास फाइंड लैम्डा इफ दिस डिटरमिनेंट इज दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इसको अगर हम इसका ए डिटरमिनेंट निकालें तो फर्स्ट रो के हिसाब से अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूं माइनस लैम्डा बाहर इसका रो कॉलम छोड़ के माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा बचते हैं माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1 इंटू 1 1 इसका साइन चेंज कर देंगे। अब इस 1 का साइन चेंज करके हमने बाहर लिखा, इसका रो कॉलम छोड़ के 1 1 0 माइनस लैम्डा बचता है 1 इंटू माइनस लैम्डा 0 इंटू 1 0, इसको हम यहाँ पे लिख देखते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लस 0, लेकिन इसके आगे मैं जो लिखूंगा वो चूंकि 0 से मल्टीप्लाई का ख़त्म हो जाएगा लिहाजा हम इसको प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब गिवन ये है कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है क्योंकि ए सिंगुलर है, सो 0 इज इक्वल टू, इसको मैं आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस लैम्डा, यहाँ पे मेरे पास प्लस लैम्डा, तो इन दोनों में से जो माइनस लैम्डा क्यूब और लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, और यहाँ से मैं लैम्डा कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आती है, या लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 0 आती है, तो लैम्डा की वैल्यू 0 या 2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो प्लस माइनस अंडर रूट 2, मेरे पास ये 3 लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है सॉल्व फॉर एक्स, तो डिटरमिनेंट को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो एक्स बाहर रो कॉलम छोड़ देते हैं, इसका माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 और 4 इंटू 1 माइनस 4। उसके बाद अगर मैं माइनस 2 लिखूं तो यहाँ पे इसका रो कॉलम छोड़ के 0 1 0 5, सो 0 इंटू 5 0 माइनस 0 इंटू 1 0 और फिर प्लस 3, इसके साइन को चेंज नहीं करते होते, इसका रो कॉलम छोड़ के 0 माइनस 1 0 4, सो 0 इंटू 4 0 माइनस 0 इंटू माइनस 1 0 इज इक्वल टू 9। तो इससे हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है माइनस 5 एंड माइनस 4 माइनस 9x, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 अपान माइनस 9 से माइनस 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो इक्वेशन बनी उससे x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 है गिवन मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स मालूम करना है, तो इन्वर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, और इसका जो है हमारे पास ट्रांसपोज हम लेंगे। ये जो है A11 A12 A13 वगैरह ये कोफैक्टर्स हैं जिनके फाइंड करने का मेथड हम लोगों ने पीछे सीखा भी हुआ है, और इस वैल्यू को हम 1 अपान ए डिटरमिनेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास ए इन्वर्स आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं कि इन्वर्स पॉसिबल भी है कि नहीं, तो 0 बाहर इसका रो कॉलम छोड़ देते हैं, 3 इंटू 5 15 माइनस 0 इंटू 2 0, उसके बाद 2 का साइन चेंज करके माइनस 2, इसका रो कॉलम छोड़ दिया, माइनस 1 2 और 1 और 5 बचेगा, तो माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 1 टू 2 2, उसके बाद 2 को बाहर लिखते हैं, इसका रो कॉलम छोड़ दिया, माइनस 1 टू 0 0 1 टू 3 3, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास बनता है माइनस 5 एंड माइनस 2 माइनस 7, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई के प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 6, तो आंसर आ गया जी 8। तो इसका मतलब ये है कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स मालूम किया जा सकता है।
अब ये जो वैल्यू 1/8 डिटरमिनेंट को छोड़ के ये जो कुछ लिखा हुआ है ये इनफैक्ट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को मालूम करने की खातिर मैं यहाँ पे जो मेथड है उसको सिंप्लीफाई करने की खातिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनफैक्ट उनके साइंस हैं जिनकी मदद से जो 1 और 1 अगर दोनों रो और कॉलम को मिला के इवन आता है तो हमने प्लस वैल्यू लिखी हुई है, और अगर रो और कॉलम को ऐड करके 8 नंबर आता है तो माइनस साइन लिखा हुआ है। बाकी इनकी वैल्यूज़ मालूम करना हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में सीखा है। तो ये शुरू के 3 डिटर्मिनेंट तो जो कोफैक्टर हैं वो तो वही हैं जो कि अभी हमने फाइंड किए। तो 0 को छोड़ के जो रो कॉलम बनता है 3205 उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की। 15 माइनस 0 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे -5 है और -2 है, यहाँ पे 0 और -3 है। अलबत्ता जब ये 2 1 पे आएंगे तो हम इस पोजीशन पे हैं, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 2205 बचता है। तो 2 × 5 10, 0 × 2 0। इसी तरीके से जब 3 पर हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ के 0 2 1 और 5 बचता है। तो 0 × 5 0, 1 × 2 2। इसी तरह से इस 2 पे जब हम इस पोजीशन पे हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ के 0 2 1 0 बचता है। 0 × 0 0 और 1 × 2 2। अब जब इस एलिमेंट पे हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ के 2 2 3 2 बचता है। 2 2 4, 3 × 2 6। यहाँ पर जब हमें तो इसका रो कॉलम छोड़ के 0 2 -1 और 2 बचता है। तो 0 × 2 2 एंड -1 × 2 -2। अब जब हम इस लास्ट एलिमेंट की पोजीशन पे 5 पे तो इसका रो कॉलम छोड़ के 0 2 -1 3 बचता है। तो 0 × 3 0, -1 × 2 -2, जिसको कि हम +2 कर देंगे और इसका हमने ट्रांसपोज भी लेना है। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास बनता है 1/8 और ये बनेगा 15 -1 -2 -7 जो कि +7 हो गया, ये -3 हो गया, ये -10, ये -2, ये +2, 4 -6 से हमारे पास -2 आया और ये 0 आया और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब 1/8 को बाहर रहने देते हैं और ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 15 7 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -10 -2 2 और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि -2 0 और 2। चाहें तो ये 1/8 हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको एज इट इज छोड़ दें, दोनों सूरतों में जवाब ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है हमें इनवर्स के डिटरमिनेंट को 1/8 डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैट्रिक लेवल पे हमने सीखा हुआ था कि ए इनवर्स 1/8 डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। तो ए डिटरमिनेंट के लिए अक्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 2 6, 4 × -1 -4, जिसका हम साइन चेंज करके +4 लिख देंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इन दो की पोजीशन चेंज, इन दो के साइन चेंज जो हमने मैट्रिक लेवल पे किया था। तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, -1 का साइन चेंज करके +1 और 4 का साइन चेंज करके -4। इससे हमारे पास बनेगा जी 1/10 और 2 1 -4 एंड 3। और अगर मैं इसको अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूँ तो 1/10 ये तो एज इट इज़, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 2 × 3 6 और -4 × 1 -4 जो कि +4 हो जाएगा। सो 6 + 4 10, 10/10 विच इज़ इक्वल टू 1। ये तो हमारी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब अगर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालें, अच्छा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। जब हम मालूम करते हैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट तो पहले मुझे 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स को कम्प्लीटली लिखने के लिए 1/10 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2/10 1/5, 1/10 × 1 1/10 और 1/10 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/5 और 1/10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/10। अब मैं इसका इनवर्स ए इनवर्स का डिटरमिनेंट मालूम कर सकता हूँ। 1/5 को 3/10 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे बनेगा 3/50 और -2/5 को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा
-2/50 जिसका साइन चेंज करके हम लोग लिख देंगे 2/50। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो 50 एलसीएम 3 + 2 और इससे हमारे पास सिंप्लीफाई करके आया 5/50 विच इज़ इक्वल टू 1/10। ये अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी। तो डिटरमिनेंट जो है वो निकालने से पहले 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो कि मुझसे गलती हुई। अच्छा, अब हमारे पास राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो है 1/a डिटरमिनेंट, जो कि हमने a डिटरमिनेंट को पहले से ही फाइंड किया हुआ है, जो कि यहाँ पे 10 आया था। अगर मैं उसको अलग से भी फाइंड करूँ तो 3 × 2 = 6 और 4 × -1 इज़ -1, जिसको कि हम साइन चेंज करके +4 लिख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पे भी 1/10 आया और यहाँ पे भी 1/10 आया है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो की पॉइंट जो है वो ये है कि बाहर लिखे हुए नंबर को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना और फिर उसका डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड करना है। नंबर 17 में है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास AB इनवर्स। तो AB इनवर्स मालूम करने की खातिर सबसे पहले मैं AB मालूम करता हूँ। AB मालूम करने के लिए जिस तरह दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -1 -2 फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो 2 × -1 -2 3 × 2 6 फर्स्ट रो इज सेकंड कॉलम, 2 × 1 2 3 × 3 9 सेकंड रो इज फर्स्ट कॉलम, 1 × -1 -1 0 × 2 0 सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 1 0 × 3 0। इससे हमारे पास AB की वैल्यू बनती है 4 11 -1 और 1। और अब मुझे AB का इन्वर्स मालूम करना है। तो AB का इन्वर्स मालूम करने की खातिर जो 1/AB डिटरमिनेंट है, तो 4 × 1 4 -1 × 11 -11, जिसको कि मैं साइन चेंज करके +11 लिख दूंगा। और यहाँ पे जॉइंट ऑफ AB, तो 1 और 4 का साइन चेंज, 1 और 4 की पोजीशन चेंज, और 11 और -1 का साइन चेंज। ये वही मेथड है जो कि हम लोगों ने मैट्रिक लेवल पे सीखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको डाइट किया। तो ये बनेगा 1/5। सो 1 -11 1 और 4। ये हम लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के तौर पर, यानी कि AB इनवर्स की वैल्यू के तौर पर लिख देते हैं। अब हमें मालूम करना है जी B इनवर्स राइट साइड की खातिर, B इनवर्स × A इनवर्स। B इनवर्स के लिए 1/B डिटरमिनेंट, B डिटरमिनेंट जब मैं निकालूंगा तो -1 × 3 -3 2 × 1 2, जिसको मैं -2 कर दूंगा। अब एडजॉइंट ऑफ B, यानी कि 3 और -1 की पोजीशन चेंज, 3 यहाँ पे -1 यहाँ पे, और इन दो के साइन चेंज, ये -1 और ये -2। A इनवर्स के लिए 1/A डिटरमिनेंट, वही मैट्रिक कॉलम मेथड, 2 × 0 0 1 × 3 3 साइन चेंज करके -3। तो ये हमारे पास A डिटरमिनेंट की वैल्यू। और अब जो एडजॉइंट ऑफ A है, यानी कि 2 और इस 0 की पोजीशन चेंज और इस 1 और 3 के साइन चेंज, तो -3 और -1। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 1/-5 और ये बनता है हमारे पास इस माइनस, चलें फिलहाल इसको मैं एज इट इज अगर लिख दूँ तो ओके, -3 और -2 से जो -5 बना वो -3 से मल्टीप्लाई होकर +15 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 0 0 -1 × -1 +1। और यहाँ भी मुझसे गलती हुई जिसकी वजह से मैं इसको गलत कर रहा था। 4 + 11 से 15 आता है, तो 1/15 यहाँ पे भी आता है, इसलिए यहाँ का जो 1/15 है वो जस्टिफाइड है। -3 और -2 -5 -5 और -3 से +15। सो फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम 3 × 0 0 -1 × -1 +1। फर्स्ट रो इज सेकंड कॉलम 3 × -3 -9 -1 × 2 -2। Second row is first column -2 × 0 0 -1 × -1 +1। Second row is second column
सो -2 इंटू -3 + 6 -1 इंटू 2 -2, तो 1/15, ये 1 -11 और 1 और 6 - 2 4। तो ये वही रिजल्ट है जो कि अभी हमने ए बी इनवर्स का हासिल किया। तो यहाँ पे 1/15 इंटू 1 -114 और यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से भी 1/15 1 -11 1 and 4, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास दो रिजल्ट हैं जिनको कि हमने प्रूफ करना है। ये ऐसे ही है कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि 5 का इन्वर्स 1/5 है, तो मैं ये कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? अगर मैं 5 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और आंसर मैं 1 लिख दूँ। तो ये से समझाने की खातिर था। यहाँ पे भी ए इन्वर्स का इन्वर्स अगर मुझे ए के इक्वल प्रूफ करना है तो मैं कंसिडर करूँगा ए इन्वर्स, यानी कि ऊपर वाला जो इन्वर्स है उसको छोड़ के ब्रैकेट के अंदर जो ए इन्वर्स है उसको ए के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ए इन्वर्स इंटू ए, जाहिर है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसलिए ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो ए के बराबर है। तो मेथड हमारे पास ये हो गया कि पावर में जो हम यहाँ पे जो इन्वर्स लिखा हुआ है, यानी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स, पावर इसको नहीं कहना चाहिए, इसका जो इन्वर्स हमने निकालना है तो उसको हम इग्नोर करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा पहला रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो गया। इसी को अगर हम सेकंड रिजल्ट में भी अप्लाई करें कि हमें प्रूफ करना है ए बी इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर है, तो इसमें भी कंसीडर करते हैं ए बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी कि यहाँ पे जो इन्वर्स लिखा हुआ उसको हम इग्नोर करके ए बी को बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि ये ब्रैकेट बी और बी इन्वर्स पे लग जाएगी, जो कि बी और बी इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। इससे बनेगा जो ए है वो एज इट इज और बी इंटू बी इन्वर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पे ए इन्वर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वही वैल्यू है जो कि हमारे पास रियल नंबर में 1 के बराबर होती है, लिहाजा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बीच में से हटा सकते हैं तो ए इंटू ए इन्वर्स रह जाएगा जो कि दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो इस हिसाब से देयरफॉर ए बी इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर है, क्योंकि हमने ए बी को बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास ए इन्वर्स ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इन्वर्स, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि ए इन्वर्स मालूम कर लेता हूँ जो कि 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है हमारे मैट्रिक वाले फार्मूले के मुताबिक। तो 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 3 -3, जिसको कि मैं +3 लिख दूंगा। अब एडजॉइंट की वैल्यू के लिए 1 और 2 इनकी पोजीशन चेंज और 3 और -1 के साइन चेंज, तो ये मेरे पास बनेगा 1/5 और 1 -3 1 and 2। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ट्रांसपोज लेते हुए 1/5 बाहर वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम हो गया। अब राइट हैंड साइड की खातिर हमारे पास पहले ए ट्रांसपोज लेंगे, बाद में उसका इन्वर्स लेंगे। तो ए ट्रांसपोज लेने की सूरत में फर्स्ट रो जो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ 2 3 -1 1। और अब अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो इसका डिटरमिनेंट बनेगा 2 इंटू 1 2 3 इंटू -1 -3, जिसको मैं साइन चेंज करके +3 लिख दूंगा। और एडजॉइंट लेने का तरीका ये है कि हम 2 और 1 की पोजीशन चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, तो ये मेरे पास आएगा 1/5 और 1 1 -3 और 2। तो मैं देख सकता हूँ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट जो है वो मेरे पास सेम आया है। देयरफॉर ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ए ट्रांसपोज इन्वर्स, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले इन्वर्स लेते हैं और बाद में ट्रांसपोज लेते हैं या पहले ट्रांसपोज लेते हैं बाद में इन्वर्स लेते हैं।